बच्चों गुड मॉर्निंग। आंशिक भिन्न में कल तक के हमने उनका आंशिक भिन्न, उन संयुक्त भिन्नों का आंशिक भिन्न ज्ञात करने के बारे में पढ़ा था जिसके हर में एक घातीय पद हो और उसकी पुनरावृत्ति हुई हो या जो रिपीट हुआ हो। उससे संबंधित सवाल भी 2 सवाल हल किए थे। एक सवाल को हमने अधूरा बताया था, आप लोगों से वो सवाल बन ही गया होगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं आंशिक भिन्न में। उस तरीके का एक कि जिसके हर में द्विघातीय गुणनखंड हो। अभी तक के द्विघातीय गुणनखंड का नहीं किए थे, या द्विघातीय गुणनखंड में हम उस तरीके का गुणनखंड को लिए थे जिसको कि हम एक घातीय में परिवर्तित कर सकें। अब हम ऐसे गुणनखंड को लेंगे जिसको हम एक घातीय गुणनखंड में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्थिति 3 आता है कि हर में द्विघातीय गुणनखंड जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, हर में द्विघातीय गुणनखंड हो। ये एक कोष्टक में लिख दिया। स्थिति 3, हर में द्विघातीय गुणनखंड जिसकी पुनरावृत्ति न हुई हो। इसमें 1/x प्लस a x स्क्वायर प्लस b का आंशिक भिन्न ज्ञात करना। 1/x धन a और x स्क्वायर धन b। यहाँ पर ये द्विघातीय गुणनखंड है जिसको कि हम एक घातीय में परिवर्तित नहीं कर सकते। या एक के जगह में क्या होगा, हमारा px प्लस क्यू के रूप में होगा। दोनों का सिस्टम जो है वो समान है। या यहाँ पर x प्लस a के जगह में x माइनस a होगा, या x स्क्वायर प्लस b के जगह में x स्क्वायर माइनस b होगा। तो सभी के तरीके करने के समान होते हैं। इस कारण हम सिर्फ एक तरीके को बताते हुए चलते हैं। बाकी को जब आप सवाल हल करोगे तो उसी पैटर्न में आप सवाल हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं, मान लो 1/x प्लस a और x स्क्वायर प्लस b इक्वल टू a/x प्लस a प्लस bx प्लस c बटे x स्क्वायर प्लस b। सिर्फ अभी तक के जो हल किए थे हम और इस वाले में इसी का अंतर है। अब तक के हम आप देखे होंगे a बटे प्लस b बटे प्लस c बटे करके हल कर रहे थे। यदि द्विघातीय गुणनखंड होता है, x स्क्वायर होता है, तो जो हम सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं उसमें ले लेते हैं bx प्लस c। बाकी अब इसके हमारे हल करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा और आगे अंतर आएगा। इसके बाद इसको हम लिख लिए x प्लस a x स्क्वायर प्लस b बराबर ax स्क्वायर प्लस b प्लस bx प्लस c x प्लस a पूरा का बटे x प्लस a और x स्क्वायर प्लस b कट जाएगा। 1/a x स्क्वायर प्लस b प्लस bx प्लस c और x प्लस a। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए, यदि हम x का मान, ये तो सर्वसमीका है, इस x का मान हम -a रखते हैं तो यहां पर यह 0 हो जाएगा और हमको a का मान मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 समीकरण 2 1
सर्व समीका है, अतः x प्लस ए बराबर 0 या x इक्वल टू माइनस ए समीकरण 2 में रखने पर एक बराबर माइनस ए का वर्ग प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस ए और प्लस ए। ये चीज क्लियर हुआ? सिर्फ हम मान रख दिए हैं, x का मान माइनस ए रखे तो ये माइनस ए का वर्ग हो गया प्लस बी, बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह माइनस ए प्लस ए। अब ये एक, ये ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, और यहां पर देखो माइनस ए प्लस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो होगा, इसके साथ गुणा होगा तो वो भी जीरो के बराबर आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं ए बराबर 1/a स्क्वायर प्लस बी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, अब हमको b और c का मान निकालना है। ठीक है, अब b और c का मान निकालना है, और b और c के मान निकालने के लिए हम x स्क्वायर की जगह यदि हम माइनस b रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, और b और c एक साथ आएंगे तो हम दोनों में से फिर तो 2 आएंगे तो एक साथ तो मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जो तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इसको हम किस तरीके से हल करते हैं, लिख लेते हैं पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारा 1a एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस ए। इनका हम गुणा कर देते हैं, गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी ए। चारों का गुणा कर दिए, और गुणा करने के उपरांत अब एक्स स्क्वायर वाले को अलग कर दिए, तो यहां से a और यहां से b, ये हो गया हमारा a धन b एक्स स्क्वायर। फिर x के गुणांक को अलग कर दिए, तो x के गुणांक में क्या मिल गया हमको, ba प्लस c, ये दो जगह x है, bax और cx, तो दोनों से हम x को कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, ba और यहां से c। और थर्ड वाला स्थिति बचा है हमारा जिसमें अचर राशि है ab प्लस ca, ये ab और इधर का ca। अंडरलाइन करने का आशय ये है कि आपको ये स्पष्ट दिख जाए कि जब हम कॉमन निकाले हैं तो कोई चीज छूटा नहीं है। कई बार हड़बड़ी में ऐसे में छूट जाते हैं, और छूट जाने से फिर हमारा जो पूरा मेहनत है वो बेकार चला जाता है। ये होने के बाद एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर राशि तीनों को अलग अलग करने के बाद हम इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर, यहां पर एक्स स्क्वायर वाले कोई पद नहीं है, सिर्फ एक है। पी एक्स प्लस क्यू वाले पद रहते या कुछ और दूसरा ऊपर दिया रहता तो हमको एक्स स्क्वायर के गुणांक मिलते दूसरे पैटर्न में, लेकिन यहां पर तो नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम समीकरण 3 में किसका मान निकाले हैं, a का मान निकाले हैं, तो इससे हम ऊपर का मिटा देते हैं इतने दूर को,
ए का मान है 1/a² प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना हो गया, ऋण 1/a² प्लस b। ये समीकरण नंबर 4 हो गए। a के मान निकल गए, b के मान निकल गए, अब हमको किसके मान निकालने हैं, c के मान निकालने हैं। तो c के मान निकालने के लिए अभी हम x² के गुणांकों की तुलना किए थे, अब हम x के गुणांकों की तुलना करेंगे। यहां पर c वाला पद है, a का मान हम निकाल चुके हैं तो c का मान निकल जाएगा। तो इसके बाद हम लिखते हैं पुनः x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर नीचे का लिख लिए होगे आप लोग अब तक। चलिए इसको मिटा देते हैं यहां पर थोड़ा सा। x के गुणांक क्या है, ba प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि इधर x वाले कोई पद नहीं है, इसको 0 के बराबर लिख दिए। अब b का मान रख दो, ऋण a/a² प्लस b प्लस c बराबर 0, समीकरण 4 से। यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 से, ऊपर समीकरण 3 से लिखना छूट गया था। a का मान जो रखे, अब यहां पर हमने b का मान रख दिया तो c बराबर कितना आ गया, a/a² प्लस b। ये समीकरण नंबर 5। इस तरीके से हमको c के मान मिल गए या b के मान मिल गए और इधर a के मान मिल गए, तीनों मान मिल गए। अब तीनों मानों को कौन से समीकरण में रखेंगे, जिसको आप लोग अपने कॉपी में पहले उतार चुके हो, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहां पर चूंकि जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहां तक के इसको भी मिटा देते हैं। अब लिखते हैं a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 1/x प्लस a और x² प्लस b बराबर a/x प्लस a प्लस bx प्लस c बटे x² प्लस b। आप लोग मिला सकते हो अपने कॉपी से, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से वो मिटाया जा चुका है। यही हमारा समीकरण है। अब इस समीकरण में मान रख देते हैं, इधर लग x प्लस a x² प्लस b बराबर a का मान 1/a² प्लस b और साथ में क्या है x प्लस a प्लस b का मान वहां पर है bx है और b का मान कितना आया है हमारा -1/a² प्लस b। तो यहां पर ये हो जाएगा -x/a² प्लस b और c का मान क्या है हमारा c का मान a/a² प्लस b और इस पूरा का बटे x² प्लस b, इस पूरा का बटे है। इसको हम हल करते हैं तो हमको मिल जाता है
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस ए माइनस एक्स बटे दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस बी। ये हो जाएगा हमारा आंशिक गुणनखंड। चाहे तो हम इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी को और कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये तो जो हमारा सूत्र प्राप्त हुआ, ये सूत्र के साथ साथ उन प्रश्नों को हल करने की क्रियाविधि भी है। यहाँ पर जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये अचर राशि है और वो अचर राशि का मान हमारा चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अंकों में कुछ भी हो सकता है। तो हम उसमें मान रख करके हल करेंगे। और आप देखते हो कि गणित में सूत्रों को एकदम से याद नहीं किया जा सकता। हम ये बोले कि सूत्र में मान रख के प्रश्न को बना लें तो हमारा सवाल गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि हमको क्रियाविधि मालूम है तो हम उस क्रियाविधि में लाइन से एक स्टेप बाय एक स्टेप रखते जाएंगे तो हमारे सवाल आसानी से और सही हल होंगे। तो इसकी जो तीसरी स्थिति थी हमारी कौन सी, कि जब हर में द्विघातीय गुणनखंड हो और पुनरावृत्ति न हुई हो। इसके अतिरिक्त अंश में हम जैसे अभी एक लेकर के हल किए थे, हमारा अंश में कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, या x स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो सकता है। माने कोई भी अंश में हमारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन सबका हल करने का तरीका यही होगा। एक चीज और, जब हम यहाँ पर पुनः समीकरण 2 से लिखे और 2 से लिखने के बाद में उसका गुणा किए और गुणा करने के बाद उसको एक्स स्क्वायर के पद में, एक्स के पद में और अचर राशि तीनों को हम अलग अलग उभयनिष्ठ निकाले। यहाँ पर जो प्रश्न है वो 2 तरीके से हल होते हैं। एक तरीका में देखो, हम ए का मान निकालने के लिए क्या किए थे, एक्स के जगह माइनस ए रखे थे, ठीक है ना। यदि हम उस तरीका को नहीं करके एक बार एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, दूसरी बार एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, अचर राशि की तुलना करने पर, तीनों को भी अलग अलग लेकर के करें तो भी हमारे ए बी सी के मान आसानी से निकल जाते हैं। चलिए इसके बाद ये आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए लिख लीजिए उसको। लिख लिए? अभी जो हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा था या जिस तरीके से बना है उस तरीके में हमने देखा कि ऊपर में अंश में 1 था। अब जो हम सवाल लेंगे अंश में 1 लिखा था तो स्वाभाविक है उस तरीके से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपसे बन जाएंगे, आपको पैटर्न मालूम है। हम सवाल दूसरा लेंगे जिस तरीके का बताया नहीं है, क्रियाविधि जिस तरीके का बताया नहीं है उस तरीके के प्रश्न को लेते हैं तो आपको दोनों तरीका पता चल जाएगा। प्रश्नावली 1.5 या आपके बुक में हो सकता है कोई दूसरे प्रश्नावली में हो। इसका हम एक प्रश्न लेते हैं, 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5x धन 10 बटे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 बटे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 को आंशिक भिन्न में बदलिए। आपका प्रश्न कुछ भी हो सकता है, बदलिए लिखा रहेगा कि बांटिए लिखा रहेगा या व्यक्त कीजिए लिखा रहेगा, सबका मतलब एक ही है। अब जो तरीका हम आपको बताए थे हल करने के लिए, उसमें आपने देखा होगा कि अंश में 1 था और हर में द्विघातीय बहुपद थे। यहां पर भी x का घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद है, भले पदों की संख्या कितनी है, यहां पर 3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी तरीका हमारा पूरा वैसे ही है। हम यहां पर इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं, मान लो 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 10 बटे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू a बटे x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बटे एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। एक चीज जो हमको सवाल बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना है वो है हमारा जो संयुक्त भिन्न लिखा हुआ है वो उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। सबसे पहले इस चीज को ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए x का घात 2 और x की घात 3 हो गई गुणा करने पर, और ऊपर में x का घात 2 है। और जब x की घात 2 है, ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, तो वह उचित भिन्न है, हमको उसको भाग से नहीं बनाना है। यदि उचित भिन्न नहीं होता, विषम भिन्न होता, तो हम पहले भाग देते। और भाग देने किस तरीके से भाग दे करके करते हैं, इस सवाल को हमने पिछले पीरियड में आपको बताया है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 10 बटे x धन 2 और x स्क्वायर धन x धन 5 बराबर a एक्स स्क्वायर धन x धन 5 धन bx प्लस c और ये x धन 2 पूरा का बटे x धन 2 एक्स स्क्वायर धन x धन 5। हर और हर दोनों ओर के कैंसल हो जाएंगे। 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 10 बराबर a एक्स स्क्वायर धन x धन 5 प्लस bx प्लस c और x प्लस 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। फिर वही लिखेंगे, समीकरण 2 एक सर्व समीका है, अतः x धन a बराबर 0 या x बराबर ऋण a लेने पर x बराबर ऋण 1। यहाँ पर थोड़े से अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 में रखे हम तो 2 हमारे से एक छोटी सी गलती हो गई, उस गलती को हम बता देते हैं आपको। यहां पर देखिए x धन 2 था, ठीक है, और हमने जो सूत्र बना रहे थे उसमें x धन a लिए थे और यहां पर क्या लिख दिए हैं, x धन a लिख दिए हैं। तो इसको लगे हाथ हम सुधार देते हैं। यहां पर ये x धन 2 हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण 2 लेने पर अब मान को रख दीजिए।
2, x की जगह ऋण 2 का वर्ग, ऋण 5, ऋण 2 धन 10 बराबर a, यहां पर भी ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 2 धन 5 प्लस bx प्लस c, और इधर आ गया ऋण 2 और धन 2। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और धन 10 बराबर a। ये हो गया 2 दूनी 4, धन हो जाएगा, ये ऋण हो गया, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 और 5 7, और प्लस इधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 2 ऋण 2 है तो इस तरीके से a का मान कितना निकल गया, 10 और 10 20, 20 8 28 बटे 7, या a बराबर आ गया 4। 3 दे दिए। हमारा जो एक आदत है, वो आदत कि जब हम कोई मान निकालते हैं तो मान निकालने के पश्चात उसके नीचे हम अंडरलाइन कर दिए। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि जब आप दोबारा मान को रखोगे तो वो आपको ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से आपको दिखाई दे जाएगा, आपका इससे समय बचेगा। a का मान निकल जाने के बाद में पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2, 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 10 बराबर a, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 प्लस bx प्लस c और x प्लस 2। अब इसके बाद हम इसका विस्तार करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 2x स्क्वायर ऋण 5x प्लस 10 इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 5a प्लस, यहां नीचे लिख दे रहे हैं हम, bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c, सभी को उसका गुणा कर दिए। चलिए इधर का ऊपर का मिटा देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। अब यहां पर x स्क्वायर को अलग कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस x वाले पद को अलग कर लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में a प्लस 2b प्लस c x होगा, और अंत में 5a प्लस 2c, 2 और 3 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। गिनने का आशय यह है कि कोई छूटा मत रहे, क्योंकि लंबे जब पद हो जाते हैं और कोई चीज छूट गया तो वही प्रक्रिया हमको पुनः दोहरानी पड़ेगी। a का मान निकाल लिए, एक्स स्क्वायर का मान निकाले तो a प्लस बी आ गया, और x का मान निकाले तो a प्लस 2b प्लस c, और अचर राशि में 5a और प्लस 2c। ये होने के बाद में अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर के, इसको हम समीकरण 3 दिए हैं, इसको समीकरण 4 दे देते हैं। एक्स स्क्वायर के
गुणांकों की तुलना करने पर, जब एक्स स्क्वायर की गुणांकों की तुलना किए तो यहां पर आ गया हमारा a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस बी, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, तो इधर लिख देंगे हम 2। अब a का मान हमने कितना निकाला है, 4, धन b बराबर 2, तो b बराबर 2 ऋण 4, b का मान कितना आ गया, ऋण 2। b का मान निकल जाने के पश्चात पुनः हम यहीं पर लिख देते हैं, हमको a के मान पता चल गए, b के मान पता चल गए, अब हम किसी से भी मान निकाल सकते हैं, इससे भी, सेकेंड नंबर वाले से भी हम c का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि a और b के हमको मान पता चल गए हैं। थर्ड नंबर वाले में a और c है, तो इससे भी हम c के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं, चलिए, अचर राशि की तुलना करने पर, जब हमने पहला प्रश्न बताया था, पहला सूत्र निकालने के लिए उसमें x की तुलना करने बताया था, अब हम अचर राशि से निकाल रहे हैं। ये दोनों समय अलग अलग लेकर के बताने का आशय ये है कि आप किसी भी तरीके से उसको हल कर सकते हो। जब हम इसका तुलना करेंगे तो उधर क्या बच गया हमारा, 5a प्लस 2c इक्वल टू अचर राशि 10, तो यहां पर 10 लिख दिए। 5a का मान 4 प्लस 2c इक्वल टू 10, तो 2c इक्वल टू 10 माइनस 20, 5 चौक 20, उधर चला गया तो माइनस हो गया, c का मान कितना निकल गया, माइनस 10। यह c का मान निकल गया, ये b का मान निकल गया है, और इधर a का मान निकल गया है, तीनों मान निकल गए हमारे। अब इसके पश्चात पांच चौक 20, हाँ, ये 5 चौक 20 माइनस 10 बचा, माइनस 10 बचा, तो यहाँ पे आप जो -4 कह रहे हैं वो -4 नहीं आएगा, -5 आएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों का ध्यान है इस तरफ। क्लियर हो गया? यहां पर -10 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 हो गया। इसके पश्चात a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर का ऊपर का मिटा देते हैं, समीकरण 1 था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 अपान x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू a अपान x प्लस 2 प्लस bx प्लस c अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। यही हमारा समीकरण नंबर 1 था। इसमें हम मान रख देते हैं। a का मान है 4 एक्स प्लस 2 प्लस b के मान माइनस 2x और c के मान माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 या 4 अपान एक्स प्लस 2, माइनस को कॉमन निकाल लिए तो 2x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। यही हमारा इसका आंशिक भिन्न होगा। 4 बटे एक्स धन 2 ऋण 2x धन 5 बटे एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 5।
इस तरीके से आपने देखा कि इन प्रश्नों में या अभी तक के आंशिक भिन्न के जितने भी हम प्रश्न हल किए उन सभी प्रश्नों में एक निश्चित पैटर्न से ही सवाल हल होते हैं। हमने सूत्र को निकालने के लिए 1/, जो हर में हो वो लिया और प्रश्न जो लिया उसमें बहुपद को लिया ताकि दोनों तरीके का आपका कवर कर ले और आपको बाकी प्रश्नों को हल करने में कोई तकलीफ नहीं हो। वैसे ये सवाल अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा सिर्फ मान को रखते समय हमको ध्यान देना है। जब लंबे हो जाते हैं तो मान का यदि आप इधर का उधर रख दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, तो फिर हमको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आशा करता हूं कि बाकी भी प्रश्न आपसे इसी तरीके से इस प्रश्नावली के बन जाएंगे या और बताने की आवश्यकता है, बन जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से आपका ये जो पहला चैप्टर है आंशिक भिन्न वाला वह समाप्त हुआ। इसके बाद आपका प्रश्नावली आता है, चैप्टर आता है सारणिक, तो उसको अगले कालखंड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।